डेट कितनी है आज? 24 मार्च 2021। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे समानता का अधिकार, है ना। आर्टिकल 18 कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 18 क्या था, कोई बताना चाहेगा? उपाधियों का अंत, ठीक है। इसके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 और आर्टिकल 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। इसमें 4 अनुच्छेद आएंगे, 19, 20, 21 और 22। तो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बेसिकली स्वतंत्रता की बात की गई डायरेक्ट, ठीक है ना। उसमें आगे भी है लेकिन ये मेन इसका आर्टिकल 19, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार दैट मीन्स राइट टू फ्रीडम, ये 6 भागों में बटा हुआ है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। राइट टू फ्रीडम। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 19 के पहले तो 6 क्लॉज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6). इसमें जो 19(1) है हमारा, 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनको हम A, B, C, D, E करके कैटेगराइज करेंगे। E, F और G। प्रारंभ में 7 हुआ करती थी, ठीक है ना। लेकिन जो F के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, इसको 42वें संविधान संशोधन से 1976 में एक लीगल राइट बना दिया गया, है ना, वैधिक अधिकार। तो ये रहा नहीं, ये हट गया। ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति का अधिकार। तो इसको कब हटाया गया? इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में इसको क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट। अब अगर ये लीगल राइट है तो इसको कानून के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके आगे हम डिस्कशन और करेंगे प्रॉपरली। तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत आएगा। बाकी 6 और भी हैं जो आज भी वैलिड हैं, ठीक है ना। तो 19(1)(a) में बात की गई है बोलने या वाक बोल सकते हो। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। स्पीच मतलब बोलने की और एक्सप्रेशन अपने विचारों को व्यक्त करने की। जो बी है इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। एक एक करके हम सही से इनको फिर से पढ़ेंगे। पूरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता यहां लिख दे रहे हैं फिलहाल। इसके पश्चात जो सी है उसमें सभा, संगठन, कोई सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। ये इतनी सारी पार्टियां बनी हैं, इनको ये किसने अधिकार दिया कि पार्टी बना लें लोग? आर्टिकल 19 का सी देता है, ठीक है। इसके बाद 19 का डी जो है ये घूमने का अधिकार देता है, मोटा मोटा क्या? घूमने की स्वतंत्रता, है ना। पूरा नाम क्या? भारत में कहीं भी अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता। इसके बाद जो 5वां है ये क्या देता है? भारत में कहीं भी
बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। तुम चाहो तो भारत में कहीं भी जाकर बस सकते हो। और इसका जो जी है ये हमारा क्या, व्यवसाय की स्वतंत्रता, मतलब जो व्यवसाय चाहो वो कर सकते हो, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, ठीक है ना। आर्टिकल 19 का एक 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। पहले 7 थी लेकिन एक हटा दी गई बाद में 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। इस समय वर्तमान में 6, ठीक है ना, उपस्थित हैं। तो 19(1) का ए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तुम जो चाहो, जो भी विचार तुम्हारे अंदर हो तुम उनको व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना। उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं और वो सारे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। बोलने और अभिव्यक्त करने के लिए अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है हर व्यक्ति भारत में। साथ ही साथ उसमें रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तुम नहीं बोल सकते हो। जैसे अगर भारत के किसी अन्य देश से संबंध खराब होते हैं तो तुम उस क्षेत्र में नहीं बात कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो। सरकार उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं मैं तो बोल के रहूँगा, मुझे अधिकार मिला। तो यहाँ पर 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन है बोलने एवं अभिव्यक्त करने में, ठीक है ना। और वो कहाँ दिए गए सभी, आर्टिकल 19 के 2 में। इसी प्रकार जो बी है इसके रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिए गए, यहाँ पर दिए गए, यहाँ के ए के रेस्ट्रिक्शन, ठीक। 19(1) में ए जो है उसके रेस्ट्रिक्शन कहाँ है, 2 में। बी के रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे सी के रेस्ट्रिक्शन है। डी और ई दोनों के रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिए गए और जी के रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिए गए, यहाँ पर दिए गए 19(1) के 19(6) में। समझ गए यहाँ तक? किसी कोई डाउट? जल्दी से नोट कर लो इसको। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो 2, 3, 4, 5, 6 हैं इनमें निर्बंधन है और वो जो निर्बंधन दिए गए वो रीजनेबल हैं, तार्किक हैं, ठीक है ना। हमने बात की थी किसकी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की। वो इन सभी के लिए यहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना। ए के लिए 2 में, बी के लिए 19(3) में, सी के लिए 19(4) में, डी और ई के लिए 19(5) में और जी के लिए 19(6) में। समझ गए? तो कभी तुमसे कोई पूछे 19(1) आर्टिकल 19 का दूसरा प्रावधान क्या कहता है, तो वो आर्टिकल 19(1) के ए में दी गई स्वतंत्रताओं पर कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ उस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, उनकी बात करता है। 8 प्रकार निर्बंधन है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं 19 के लिए, ठीक है ना, अर्थात युक्त निर्बंधन। समझ पा रहे हो मेरी बात? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो जल्दी से नोट कर लो, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। आर्टिकल 19 के 2 से 6 तक क्या है, रेस्ट्रिक्शंस। किसी को भी कुछ पूछना है इससे? इन सभी हेडिंग्स का मोटिव समझ में आया सभी को? कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है ना, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रफ करें इसको। यहाँ तक किसी को कुछ ही पूछना हो तो पूछ सकता है अभी भी। सभी को आ गया? देखो अब देखो हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं इन सभी पे उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं हम सभी को। बातें मत करो भाई। ये 19 में 1 का क्या है, ए है कि नहीं है, आर्टिकल 19(1) ए। ये बी सी डी ई एफ सभी हैं। चलो देखो, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 19(2) की, आर्टिकल 19(2). 19(1) तो हो गया भाई। 19(1) में 6 प्रकार की सुंदरताएं हैं आज। ये तो हट गई है राइट टू प्रॉपर्टी वाली, ठीक है ना, इसको एबॉलिश कर दिया गया। बाकी बची जो वो 6 हैं। कोई पूछे आर्टिकल 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, 6 प्रकार की, ठीक है ना। संविधान बनने के समय कितनी थी, 7। एक कहाँ गई, हटा दी गई। क्या कर दिया गया उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, अर्थात संपत्ति के अधिकार को।
ठीक है ना। किस संविधान संशोधन से हटाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। इसको कहाँ जोड़ा गया? तो आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया। भूलोगे तो नहीं, ये सब पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। आर्टिकल 19(2) की बात करते हैं हम। तो हमने बात की आर्टिकल 19 का 2, 3, 4, 5 और 6, ये पांचों ही इन 6 स्वतंत्रताओं पर कहीं ना कहीं निर्बंधन लगाते हैं, इनको रोकते हैं, इनको सीमित करते हैं। क्या ये अनलिमिटेड है? नहीं है अनलिमिटेड। बोलने की स्वतंत्रता सबको दी गई है, अपने विचारों के व्यक्तिकरण की स्वतंत्रता सबको दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री निकले तुम चिढ़ा दो उनको, हैं? सोचो, राष्ट्रपति जा रहे हैं, तुम सामने उनको मिले या राष्ट्रपति तुमसे मिलने आ रहे हैं? राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम लगा हुआ तुम्हारे विद्यालय में या तुम्हारे कॉलेज में, तुम लोग, ठीक है ना। तो कॉलेज में वो मिलने आए और तुमने उनसे बिरा दिया है, या उनको ये क्या सदाचार नहीं है? ये क्या ये सदाचार है? ये मॉरलिटी को बाधित कर रही है। ये दिखा रहा है कि तुम मॉरली कितने डिग्रेडेड हो। तो मॉरल को हमेशा उच्च रखना है। तो मॉरल एक प्रकार का निर्बंधन करता है कि नहीं? जो मॉरलिटी होती है, नैतिकता जो होती है, जिसको सदाचार बोलते हैं, क्या ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है? किस पे? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगा रहा है ना। लेकिन ये कैसा है? ये तार्किक है भाई। ऐसे तो राष्ट्रपति का सम्मान ही नहीं हुआ। भारत के जो प्रथम व्यक्ति हैं, तुम उनका सम्मान नहीं करो तो किसका करोगे? तो कुछ बाध्यताएं दी गई हैं, कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं रेस्ट्रिक्शन को आर्टिकल 19(1) का जो एक इसके रेस्ट्रिक्शन है, ये 19(2) में दिए गए, ठीक है ना। और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। हम सभी को लिख लेते हैं करके, एक एक करके, ठीक है ना। पहला क्या है इसमें? अगर राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता बाधित होती, अगर किसी नागरिक के, किसी व्यक्ति के ऐसे विचार हैं, ऐसा बोल रहा है वो, जिससे राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरा आ जाए, तो क्या उसको बात बोलने दी जा सकती? उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे और कोई ना बोले। तो रेस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन कैसा है? पॉजिटिव है, रीजनेबल है, इसलिए लगाया गया, ठीक है ना। तो अगर स्टेट की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी बाधित होती तो रेस्ट्रिक्शन लगेगा। तो इसमें किस किस बात की गई? यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। क्लियर की बात की नहीं? इनको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम। अगर किसी बात के बोलने से, किसी विचार के व्यक्त करने से राज्य की सुरक्षा को खतरा हो जाए, राज्य मतलब देश की सुरक्षा को, ठीक है ना। तो सुरक्षा की जब बात आएगी राज्य की, तो बोलने की स्वतंत्रता पर क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन लगेगा। तो राज्य की सुरक्षा, दैट मीन्स सेफ्टी या सिक्योरिटी, लिखो यहाँ पे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। क्लियर? अगर किसी बात के बोलने से हमारे देश के मित्र देशों से संबंध खराब होते हैं, तो उस व्यक्ति को उस तरह की बात बोलने से रोका जाएगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा, है ना। तो राज्य के, मतलब हमारे राज्य के मित्र राष्ट्रों या देशों से संबंध। तो अगर हमने ये लिखा है राज्य के मित्र राष्ट्रों से संबंध, तो सीधी सी बात है, तुम्हारी बात खराब कर रही है संबंधों को, तभी तो रोका जा रहा है तुम्हें बोलने से। तो इसको एक्सप्लेन कर लोगे, है ना। तो रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, मित्र राष्ट्रों या विदेशी राष्ट्रों, है ना, फॉरेन कंट्रीज ऐसे लिखो। इसके बाद अगर सदाचार प्रभावित होता है, क्या? सदाचार। तो सदाचार की स्थिति, आइए ने बताया ना राष्ट्रपति का उदाहरण, तो सदाचार तो बाधित हो रहा है,
दैट मीन्स डिसेंसी और मोरालिटी। पांचवा पॉइंट क्या होगा, अगर हम किसी को किसी अपराध करने के लिए उकसाएं तो उकसाना गलत है ना, उससे वो व्यक्ति अपराध करेगा। अपराध को भड़काया किसने, मंथरा काम किसने किया, उस व्यक्ति ने तो किया। तो उस व्यक्ति को करना चाहिए, उसको ऐसी बात बोलनी चाहिए, तो निर्बंधन लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। तो डेट मीन्स किसी अपराध को, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उकसाना या भड़काना, उकसाना, दैट मीन्स इंसाइटमेंट। इंसाइट माने होता है भड़काना, तो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। क्लियर। अगला क्या होगा, कोई बताना चाहेगा, मैंने बताया था उस दिन। और क्या होगा, और क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला, कोर्ट की अवमानना। कोर्ट की अवमानना अर्थात क्या बोलेंगे इसको, कोर्ट की अवमानना क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ, इतने पढ़े लिखे हो तुम लोग तो ये नहीं पता। अच्छा अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट क्या होता है, मानहानि अर्थात डिफेमेशन। भाई फेम माने क्या होता है, फेम माने होता है ख्याति, तो डिफेम माने क्या होगा, क्यों, डिफेम मतलब किसी को, हाँ, कोर्ट की अवमानना क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। गुड, कोर्ट की अवमानना क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बोलोगे तो नहीं कोई, किसी कोई दिक्कत है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आखिरी, क्या है, लोक व्यवस्था। ठीक, कौन बोल रहा था यार, बहुत अच्छी बात, लोक व्यवस्था अर्थात पब्लिक ऑर्डर। अब इसमें किसी कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो पूछो। तो पहली बात सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे किसी बात को कहने से देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे खतरा आता है तो तुम्हें उस बात को बोलने से रोका जाएगा, तुम्हारे ऊपर बाध्यताएं लगेंगी तुम्हारे स्पीच पर। तब ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा ही होगा, समझ में आता है। राज्य के मित्र राष्ट्रों से संबंध या फॉरेन कंट्रीज से संबंध भी, सदाचार मैंने बता दिया। किसी अपराध के लिए किसी को उकसा रहे हो तो उसमें भी, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो ये तो समझ में आया होगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि अगर कोर्ट ने कोई बात कही है और सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है, ठीक है ना, तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि हाँ हमारा इसने क्या किया है, अपमान, और उस पर जो भी चार्ज लगाया जाए लगा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं। कोर्ट की अवमानना में 2,000 रुपए से लेकर 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। तो आप कोर्ट की बात को मानना पड़ेगा। अब मान लो कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करता है लेकिन किसी व्यक्ति को मिला नहीं, तो उसको रीज़न बताना होगा कि भाई इसलिए नहीं मिला, वो उसे कोर्ट की अवमानना नहीं कहते हैं। लेकिन कोई सरकारी व्यक्ति है या इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है कि उसके किसी बात को कहने से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और कोर्ट की अवमानना होगी। जैसे मैं तुम्हें एक बार एग्जाम्पल दिया था प्रशांत भूषण का, इस समय तो उन्होंने कोई कुछ बात कह दी होगी कि लोकतंत्र खतरे में है, कोर्ट क्या कर रहा है, तो कोर्ट ने इसको माना क्या, अपनी अवमानना, कि हमारा अपमान किया गया। तो कोर्ट ने खुद ही डिसाइड किया हमारा अपमान हुआ और उन पर क्या लगा दिया, जुर्माना, 1 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं। सांकेतिक जुर्माना था ये नहीं कि उससे वो करोड़ोंपति व्यक्ति हैं जो गरीब हो जाएंगे, वो कुछ गरीब नहीं हो जाएंगे 1 रुपये देने से। लेकिन हाँ, एक पब्लिक में एक ही बात जाती है कि हाँ कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, अपमान तो होता ही है। मानहानि, कोई भी ऐसी बात तुम नहीं कह सकते हो जिससे किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। अगर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो वो डिफेमेशन का केस लगा सकता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। वो कहेगा कि हमारी मानहानि हुई है। और मानहानि में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने मानहानि की होती या तो उससे माफ़ी मंगवा सकते हो, या और चाहो तो उसमें उससे कह सकते हो हम 10 लाख रुपए में चाहिए क्योंकि हमारा अपमान हुआ है।
समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? नहीं बात समझ में आ रही? जैसे भाजपा के एक सांसद थे, हैं मतलब वो रामकृपाल यादव, पहले वो आरजेडी में थे, तो जब वो यहाँ पर आए, ठीक है ना, शायद वही थे रामकृपाल यादव ही, उनसे ही हुई थी बात। नहीं, साबिर अली, एक नेता थे जेडीयू के, साबिर अली। वो जब भाजपा में शामिल हुए, मुस्लिम थे, भाजपा में जब शामिल हुए तो थोड़ा इनसे विवाद हो गया। किनसे? मुख्तार अब्बास नकवी से। ठीक, मुझे सही से ध्यान नहीं दोनों में किसका हुआ था, तो विवाद हो गया। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया, उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस ठोक दिया। हालांकि बाद में थोड़ा सेटलमेंट हो गया तो कोई बात नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? तो तुम किसी की ऐसे ही मानहानि नहीं कर सकते हो, इस पर सजा दिला सकती है। लोग जानते नहीं होते हैं, जाओ कोर्ट, तुम्हारा हिम्मत तो हो कोर्ट में केस लड़ने की, मानहानि प्रूव करो, हमारा अपमान हुआ था, और पैसे पाओ। अगली बात, लोक व्यवस्था। अगर लोक व्यवस्था बाधित होती है तो ध्यान रखो, कोई व्यक्ति ऐसी स्पीच नहीं दे सकता जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब होता हो। पब्लिक ऑर्डर जानते ही हो, जिस प्रकार से सिस्टम चल रहा है, लेकिन तुम्हारे बोलने से सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। तुम ऐसे कोई बात कह रहे हो, ऐसे किसी विचार की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। उस पर कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है ना, सीमाएं हैं। क्लियर होगी बात सभी को? जल्दी से नोट कर लो, यहां लिख लो, बोलने या वाक लिख लो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात आर्टिकल 19(1)(a) पर निर्बंधन, अर्थात रेस्ट्रिक्शंस। ए बातें मत करो, कोट दम पकड़ के आगे वहीं, जल्दी से नोट करो। देखो भाई, इनका ये क्वेश्चन है तो कि डिफेमेशन का केस तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, ठीक है ना, उससे पैसे की कमाई हो सकती है, ऐसा नहीं है। मान लो कि अगर कोई एक बड़ा नेता दूसरे बड़े नेता के खिलाफ, जैसे मान लो योगी और केजरीवाल की लड़ाई हो जाए किसी बात पे, या योगी अखिलेश की हो जाए। अब अखिलेश ने योगी पर क्या कर दिया है, 50 करोड़ रुपए की मानहानि केस, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब ये योगी अगर नहीं झुकते हैं या अखिलेश नहीं झुकते हैं, किसी ने किसी के खिलाफ किया है, तो 50 करोड़ दे दो, बात खत्म हो गई। फिर कुछ नहीं कर सकता सामने वाला, क्योंकि उसने केस ही 50 करोड़ का ठोका और सामने वाला माफी नहीं मांगेगा, क्षमा नहीं मांगेगा, वो क्या देने को तैयार है, 50 करोड़, तो बात सेटल हो गई। वो नहीं माफी मांगना चाहता, ठीक है ना, लेकिन उसने क्षमा मांग ली अगर पब्लिकली, तो पैसे किस बात के, उसने क्षमा मांग ली गलत करके, क्षमा तो मांग ही सकते हो ना गलत करके। सजा में भी क्या होता है, हर व्यक्ति जो गलत काम करता है, या मान लो किसी ने कोई चोरी वोरी कर ली तो उसको फांसी लटका दिया जाता है, सजा के बाद वो स्वतंत्र हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर बोल के मानहानि की गई है तो उसके क्षमा मांगने से मानहानि खत्म नहीं होती, लेकिन उसने क्षमा मांग के खुद ही अपने आप को छोटा प्रूव कर दिया, और छोटा प्रूव कर गया तो तुम सही साबित हो गए, तो रोना किस बात का, पैसे क्यों? अगर ऐसा ही होता, पैसे ही मिलते, तो हर व्यक्ति मानहानि केस ठोका घूम रहा होता। किसी से मिलते तुम 4-6 महीने बाद, आजकल क्या कर रहे हो, वो यार मिश्रा जी के खिलाफ मानहानि केस किया है, उसी में रोज सुनवाई चलती, वहीं जाते हैं। फिर एक आगे बढ़े, फिर एक दोस्त से मिले, आजकल क्या कर रहे हो, अरे यार वो गुप्ता जी बहुत ज़्यादा लपक रहे थे हमारे सामने, कर दिया उन्होंने मानहानि केस, अब वो 10 करोड़ देंगे, आप मेरे चरणों पर बैठेंगे आके, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। समझ गए सभी लोग? ठीक। एक बालक का कहना है कि कंपनी पर भी कर सकते हैं, कंपनी उपभोक्ता मंत्रालय में आती, ठीक है ना, तुम उपभोक्ता होगा उसके, तभी तो तुमसे कोई नुकसान हुआ होगा, वो अलग चीज है। उसमें तुम पैसे की मांग करोगे कि हाँ इतने रुपए मुझे चाहिए, या मेरा जो प्रोडक्ट खराब हुआ कंपनी नहीं चेंज कर रही उस पर, इसके लिए तुम कंज्यूमर हो, उसके कस्टमर हो, ना कि तुम दो व्यक्ति हो। समझ रहे हो कि नहीं? और ये तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात है कि कोई व्यक्ति किस रूप में केस दर्ज कर रहा है, उसमें कंपनी हो, कोई व्यक्ति, कोई भी दो एंटिटी हो जाए,
किन्हीं भी दो एंटिटी में एक दूसरे पर मानहानि केस कर सकता है, उसको प्रूव करना ही मानहानि हुई है। समझ गए हो कि नहीं? जबकि कंपनी में क्या जनरली होता है कि वो एक कंपनी है और तुम उसका कस्टमर हो। एज अ कस्टमर तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो तुम उपभोक्ता मंत्रालय जाओ, कंज्यूमर फोरम, वहाँ पर शिकायत दर्ज कराओ अपनी कि मेरी ये चीज़ गलत हमें मिली, टीवी लाने के 10 दिन बाद मेरी खराब हो गई, जबकि 10 दिन की गारंटी थी उसमें, इन्होंने चेंज नहीं करी, 10वें दिन कहते हैं आप क्या बोलते हैं सिर्फ 1 घंटे पहले आए या नहीं कर रहे हैं, मेरी पॉलिसी में नहीं आता, तो तुम केस कर सकते हो, तुम्हें नई टीवी देंगे या तुमने जो केस ठोका है वो केस पूरा होगा, चलेगा, तुम्हारे पैसे मिलेंगे तुम्हें। समझ गए सभी लोग? किसी को कोई डाउट अब? ठीक है, अभी कोई प्रश्न बचे हैं तो पूछ लो। ठीक है, नोट करो। सभी लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार आर्टिकल 19(2) में जिस प्रकार से आर्टिकल 19(1) के रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, उसी प्रकार आर्टिकल 19(3) में इसमें कौन से रेस्ट्रिक्शंस फॉर आर्टिकल 19(1)(b), ठीक है ना? हाँ, इसी प्रकार से जो आर्टिकल 19(4) है, इसमें क्या है? इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस गिवन है फॉर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी, ठीक है ना? तो सब क्लॉज बी किसके बारे में? सब क्लॉज बी है भारत में कहीं भी आर्टिकल 19(1)(b) क्या है? दैट इज शांति युद्ध एवं शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ पीसफुल एंड अनआर्म्ड सम्मेलन क्या बोलते हैं? मीटिंग या क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? या गैदरिंग बोल सकते हो। तो अगर कई लोग या कई लोगों का एक समूह पब्लिकली अनआर्म्ड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, गुड, ठीक है ना? गैदरिंग और कॉन्फ्रेंस कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण और अनआर्म्ड मतलब कभी भी तुम हथियार नहीं ले सकते, ठीक है ना? और सम्मेलन करो, कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है ना? सभाएं करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ निरायुध लिखा है, आयुध माने होता है हथियार, बिना हथियारों के अनआर्म्ड। तो इसमें भी दो प्रकार के क्या दिए गए? निर्बंधन। तो कौन कौन निर्बंधन है इसमें? रेस्ट्रिक्शन 1 और 2 है। जो पहला रेस्ट्रिक्शन है वो सिंपली तुम्हारा वही क्या है? राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता, क्लियर? और जो दूसरा क्या है वो है लोक व्यवस्था। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? तो अगर कभी भी तुमने ऐसा कॉन्फ्रेंस किया है उससे पब्लिक ऑर्डर को नुकसान हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर मतलब ये है कि तुम बैठ गए कहीं भी 10, 15, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, है ना, कहीं रोड घेर दी, जैसे शाहीन बाग में रोड घेर ली गई थी, ठीक है ना? तो रोड नहीं घेर सकते हो, ये नहीं कह सकते हो कि रोड हमने छोड़ दी, जब एम्बुलेंस जाती है हम छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है ना? कभी भी अगर तुम्हें सम्मेलन करना है तो प्रशासन से उसकी क्या लेनी? अनुमति। प्रशासन से अनुमति लीजिए और कहीं भी फिर बैठिए जाके, प्रशासन अनुमति दे दी तो सम्मेलन कर सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो। और गैदरिंग कैसी होगी? पीसफुल होगी, उसमें कोई मतलब कोई वायलेंस नहीं होगी और अनआर्म्ड होगी, ठीक है? समझ के बात की नहीं? इसी प्रकार से जो आर्टिकल 19(1) का जो सी है
जो क्या था, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, टू फॉर्म, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन और एंड एसोसिएशन। क्लियर? तो तुम चाहो तो संघ और संगठन बना सकते हो। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह सब किसके वजह से, जब आर्टिकल 19(1)(c) दिया गया, इसीलिए तुमने कोई पार्टी बनाई किसके तहत बनाई, आर्टिकल 19(1)(c) के तहत। लेकिन वो पार्टी चाहती कि हम कहीं पे कोई सभा करें, तो उसके लिए कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है ना? देखते हो ना पब्लिक गैदरिंग कितनी होती है, नरेंद्र मोदी की रैली होती है, उसमें पार्क में इतने लोग आते हैं, या किसी नेता की रैली है उसमें पार्क में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है ना? वो आर्टिकल 19(1)(b) की स्वतंत्रता है। 19(1)(c) क्या है कि वो पार्टी कैसे बनी, तो दल, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता कहाँ पे दी गई, आर्टिकल 19(1)(c) में। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। तो पहला और दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो सेम है, क्या, राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता अगर बाधित होगी तो उस प्रकार का संघ और संगठन नहीं बना सकते हो। ठीक है ना? दूसरी बात, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था को नुकसान होगा तो नहीं बना सकते हो। और तीसरी बात क्या है इसमें, सदाचार, दैट मीन्स मोरालिटी और डिसेंसी। मोरालिटी पता है ना, किसी कुछ पूछना है तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, 2। बस यही ध्यान रखना है कहाँ पे कितने पॉइंट हैं। ठीक है ना? कौन कौन से दिए गए, ये दोनों सेम है और ये दोनों हर जगह हैं। तीसरा कौन सा आया, सदाचार या मोरालिटी। क्लियर होगी बात की नहीं? ठीक है, नोट कर लो। अब जैसे ये मोरालिटी में देखो क्या होगा, जैसे पुलिस है, पुलिस वाले व्यक्ति चाहें कि हम लोग आपस में मिलके 8-10 लोग एक संगठन बना लेंगे, संघ बना लेंगे, तो क्या बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 33 के तहत कुछ बाध्यताएं दी गई हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी ये सरकारी मतलब संघ सरकार की पुलिस हैं या राज्य सरकार की पुलिस हैं या जितने भी डिफेंस के कर्मचारी हैं, उनको उनकी कुछ स्वतंत्रताओं को बाधित किया जाता है। ठीक है ना? आर्टिकल 33 के तहत वो अपने मन से संघ और संगठन नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उससे लोक व्यवस्था और सदाचार पे क्या होता है, उसका वायलेशन होता है। अगर पुलिस वाले संगठन बनाने लगेंगे तो लोक व्यवस्था और सदाचार बाधित नहीं होगा, सदाचार बाधित नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? सदाचार का मीनिंग ये होता है कि एक जो क्रम है कि पुलिस इस तरह से काम करती है, वो ये नहीं कह सकते पुलिस वालों की हर समय ड्यूटी होती कि नहीं होती, 24 आवर्स वो ड्यूटी पर रहता है। वो बात अलग है कि वो मेन जो ड्यूटी होती है वो 12 घंटे की होती है, उसका तो अपने आ जाता है लौट के, लेकिन उसको कभी भी जाना पड़ सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि हम अवेलेबल नहीं थे जब वो घटना हुई। तो उनकी स्वतंत्रताओं को बाधित किया गया आर्टिकल 33 के तहत। ठीक है ना? क्लियर होगी बात की नहीं? जिससे सदाचार ना बिगड़े, इसीलिए संघ और संगठन नहीं बना सकते। क्लियर होगी बात की नहीं? नोट कर लो। फिलहाल यहीं तक रखें इस वाली क्लास में। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो, अगली क्लास में पढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये सभी नोट कर लिया ना? सौरभ कर रहे हैं, देखो अगला 19(5). यहाँ तक किसी कुछ पूछना हो तो बताओ। क्यों भाई, किसी कुछ समस्या आ रही हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। देखो अगला आर्टिकल 19(4) हमने कौन सा बता दिया था, 19(4) बता दिया था। अब 19(5) देखो 19(5) में रेस्ट्रिक्शन इसमें भी दिए गए, लेकिन जो इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉर, ये किसके लिए हैं, आर्टिकल 19(1)(e) एंड आर्टिकल 19(1)(f). ये डी होगा, सॉरी यहाँ पे है ना, ये डी के लिए और ये ई के लिए। तो देखो आर्टिकल 19(1)(d) क्या है, आर्टिकल 19(1)(d) क्या है, ये भारत में कहीं भी
घूमने का अधिकार, ठीक है ना, टू मूव फ्रीली इनसाइड इंडिया। और ये आर्टिकल 19(1) क्या है, कहीं भी बसने का अधिकार, टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आई सभी को। तो भाई निर्बंधन क्यों है इसमें, भाई 19(1) और ई सेम है एक तरह से। 19(1) क्या कहता है, ये कहता है कि अगर जनरल पब्लिक या फिर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती, जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती, उनकी अलग अलग कल्चर है अपने, तो तुम वहाँ नहीं जा सकते हो ऐसे ही। तो घूमने का अधिकार तो है स्वतंत्र रूप से, भारत में आबाद विचरण करने का अधिकार तो है, लेकिन जहाँ भी ट्राइबल एरियाज़ में जो पर्सन्स रहते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे उससे, तो तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। कहीं पे जनरल पब्लिक है ना, पब्लिक के केस में ऐसा हो कि मान लो कहीं पब्लिक ऐसी है कि वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत हो सकती है, तो सरकार चाहे तो आपके उस अधिकार को, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। समझ गए बात को। तो 19(1) के अनुसार कहीं भी घूम सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, भारत में कहीं भी घूमना है अगर, तो आर्टिकल 19(1) के अकॉर्डिंग तुम कहीं भी घूम सकते हो। बस जाना कहाँ नहीं है ना, कि अगर तुम कभी भी किसी जनरल पब्लिक के किसी भी टर्म को वायलेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो रेस्ट्रिक्शन है। सेकंड रेस्ट्रिक्शन क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एरियाज अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये दोनों जगह ये केस है, क्योंकि दोनों के निर्बंधन सेम है। तो जनरल पब्लिक अगर कहीं पे, मतलब ऐसी जगह है कहीं पर तुम नहीं जा सकते हो, तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा किया जा सकता है ना। और दूसरा ये क्यों किया जा सकता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के जो अधिकार हैं उनको क्या वायलेट कर रहे हो, इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्लियर होगी बात कि नहीं, किसी कोई डाउट है यहाँ पे, दोनों के सेम है। अच्छा इसकी अब एक अलग बात पढ़ लो। तो 19(1) ये भारत में फ्रीली कहीं पे मूव करने का अधिकार देता है, लेकिन भारत के बाहर अगर हमें कहीं जाना है तो उसका अधिकार कौन देता है, उसका अधिकार देता है मैं आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ रहे हो कि नहीं, नई बात समझ में आ रही। तो प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, दैहिक मतलब शारीरिक, ये मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि उनको विदेश जाना था और सरकार ने उसको उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी, ठीक है ना। तो भारत में कहीं भी विचरण करना है अगर, तो ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं किसी वजह से, लेकिन अगर विदेश में जाना है तो भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हम कोई इंटरेस्ट वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम जनरल पब्लिक का कोई इंटरेस्ट वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपका, ये उनका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी को सांस लेने से नहीं रोक सकती है ना, पानी पीने से नहीं रोक सकती, खाना खाने से। उसी प्रकार से घूमना भी क्या एक वैचारिक माध्यम है, ठीक है ना, वैचारिक स्वतंत्रता का, है ना, दैहिक स्वतंत्रता का माध्यम है। आदमी दैहिक रूप से स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है भाई। उसने कोई, उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और सरकार उसको पकड़ बंद करे, और अपराध नहीं किया तो उसको कैसे रोक सकते हो कहीं बाहर जाने से। समझ गए कि नहीं। तो 19(1) भारत में सर्वत्र आबाद विचरण करने का अधिकार देता है, लेकिन विदेश में अधिकार कौन देता है घूमने का, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर होगी बात मेरी कि नहीं, कोई डाउट यहाँ तक। और 19(1) और ये दोनों के लिए रहना भी है तो भाई नहीं रह सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था इसमें, लेकिन अब वो तो रह गया, हट गया। जम्मू कश्मीर का जो एरिया था वहाँ पे अगर तुम्हें निवास करना था, इसके लिए घूम तो सकते थे, लेकिन निवास करना था, अगर घूमने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन निवास करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया। और अगर आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया तो अब जम्मू कश्मीर में फ्रीली मूव कर सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत। अब आर्टिकल 19(6) देखते हैं। तो आर्टिकल 19(6) ये रेस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट करता है, रेस्ट्रिक्शंस
फॉर आर्टिकल 19(1)(g). 19(1)(g) राइट टू या फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, है कि नहीं? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या फ्रीडम फॉर प्रोफेशन या फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जो भी तुम बोलना चाहो। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19(1)(g). तो 19(1)(g) के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन है। क्या क्या? पहला जो रेस्ट्रिक्शन है इसमें वो ये कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है या कोई प्रोफेशनल या कोई भी किसी प्रकार का तुम्हारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि तुम उस व्यवसाय को कर सको। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे सरकार ने रोड बनाने के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन आपने कभी भी उसको कभी काम को किया नहीं, कभी भी ना उसके अकॉर्डिंग कोई डिग्री है इस प्रकार की। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है? मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन बोल सकते हो, है ना? टेक्निकल क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो पता नहीं तुम कौन सा मसाला लगा दो, लगता 4 का तुम लगाओ 10 का, पुल टूट के भरभरा गिर पड़े 2 दिन बाद, मर जाए लोग। तो व्यवसाय तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हो जिसकी आपके पास कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन ना हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात की गई किसी व्यवसाय को करने के लिए, ठीक है ना? जिस भी व्यवसाय कर रहे हो उसकी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना? सेकंड क्या है? तो सेकंड ये कहता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, स्टेट के अंतर्गत कोई भी ऐसा विभाग है जहाँ पर किन्हीं व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जा रहा है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि हमारा तो व्यवसाय करने का अधिकार है तो हमें वहाँ पर भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है। नहीं भर्ती किया जा सकता आपको, क्योंकि जिस जॉब को ज्वाइन करना है तुम्हें, तुम्हारे पास उसका कोई भी योग्यता नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं उसकी। तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, राज्य के पास ये अधिकार है कि वो उसी व्यक्ति की भर्ती करेगी जिसके पास वो सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हों जो हमने मांगी हों। जैसे तुम सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हो, तुम कहते हो मेरा तो व्यवसाय करने का अधिकार है, हम मैं तो भर के रहूँगा, रोक लो मुझे, रोक पाओ तो रोक लिया जाएगा तुम्हें। कैसे? कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम हो क्या? क्योंकि 19(1)(g) व्यवसाय करने का अधिकार तो देता है, लेकिन सेकंड के अकॉर्डिंग वो क्वालिफिकेशन की बात भी करता है कि उस संस्थान को, उस गवर्नमेंट डिपार्ट को या स्टेट के अंतर्गत उस संस्था को कोई भी उसी व्यक्ति को भर्ती करने का अधिकार है जिसके पास जो मांगी गई हो क्वालिफिकेशन वो सभी उपस्थित हों। समझ गए हो कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समस्या किसी कुछ नोट कर लो तो फिर पूछना तो पूछ सकते हो कुछ भी। यहाँ तक किसी कुछ पूछना? आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, ठीक है ना? आर्टिकल 19(1)(a) ये हमारा क्या था? ये था हमारा राइट टू या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी लिखना हो, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो, बोलने या वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है ना, की स्वतंत्रता, ये जो अधिकार दिया गया है भाई, इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो इस अधिकार को धरातल पर प्रवेश कराने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने का मतलब होता है कि सरकार तो बना दे, ठीक है ना, सरकार ने तो दे दिया 19(1)(a) क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वायलेट किया जा रहा है, उसके पास कोई ऐसा कानून है जिससे वो कह सके मेरा ये अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हमें अधिकार नहीं प्राप्त हुआ? तो ऐसे कुछ कानून बनाए गए जिससे लोगों के पास ये अधिकार हो
कि वो कह सके कि हमारे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई गई, है ना, या उसको वायलेट किया गया। तो इसके लिए समय समय पर कई प्रकार के कानून बनाए गए। जैसे पहला कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसी प्रकार से राइट टू या फ्रीडम ऑफ प्रेस, तीसरा राइट टू प्रिवेसी, फिर राइट टू होइस्ट नेशनल फ्लैग, इसके बाद राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक, लास्ट राइट टू नॉट स्पीक। देखो ग्रामेटिकली गलत है लेकिन तब सही है जब ये नॉट स्पीक एक साथ पढ़ा जाए, समझ रहे हो कि नहीं। राइट नॉट टू होता है वैसे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, राइट टू नॉट स्पीक, ना बोलने का अधिकार। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और अधिक मतलब स्ट्रेंथनाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई प्रकार के कानून और कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। जैसे एक तो कानून है हमारे पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई व्यक्ति चाहे तो पब्लिक अथॉरिटी का कोई भी संस्थान हो, है ना, सार्वजनिक उपक्रम का कोई भी संस्थान हो, उससे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। पहले एक एक्ट हुआ करता था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 में बना था। उसमें कोई भी जो आधिकारिक जानकारी होती थी वो पब्लिक को नहीं दी जाती थी। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने के बाद ये चीज़ कमज़ोर हो गई। भाई पहले से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, लेकिन ये कितना बलवती होगा, कितना बलशाली होगा, वो तो डिपेंड करती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से कानून है या कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया संविधान में। आई बात समझ में कि नहीं। तो अगर हमें एक एक्ट दे दिया जाए जिससे हम सूचना प्राप्त कर सकें राज्य के किसी संस्थान से, तो मजबूत नहीं होगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, होगी ना मजबूत। इसके लिए एक्ट आया। इसी तरह से इस एक्ट के द्वारा क्षेत्रीय स्तरों पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई, और जो सबसे प्रमुख होते हैं इनके हेड CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है ना। तो अगर कोई किसी को जानकारी चाहिए किसी संस्था से, तो वो नागरिक चाहे तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपने एरिया के उनको पत्र लिख सकता है या उनसे जानकारी मांग सकता है। आई बात समझ में कि नहीं। दूसरी बात, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में कही जाती है कि जब भी किसी डेमोक्रेसी में इस प्रकार के अधिकार दे दिए जाते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, तो उससे डेमोक्रेसी हमेशा और मजबूत होती है। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो ये जो तुमने व्यवस्था ले ली कि भाई प्रतिनिधि जाएंगे चुन के, हम ही उनको चुनेंगे और भाई हम प्रशासन करेंगे, हमारी भावनाओं को सुनेंगे, हमारी ज़रूरतों को समझेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, यही डेमोक्रेसी है एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन डेमोक्रेसी कब और मजबूत होगी, जब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों। अधिकार सुरक्षित होने के मामले में यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति स्पीच नहीं दे सकता, कोई बोल नहीं सकता किसी बात में, कुछ भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, तो किस बात की डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को और अधिक स्ट्रेंथनाइज करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया। अब आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात हो गई। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आते हैं। तो ऐसे जब इमरजेंसी लागू की गई तो उसमें प्रेस की फ्रीडम को रोक दिया गया, प्रेस की फ्रीडम को रोक दिया गया। तो प्रेस की फ्रीडम को रोक दिया गया तो प्रेस के लोग अपनी मर्जी से कुछ छाप नहीं सकते थे। उस पर सरकार ने सेंसरशिप लगा दी कि सरकार जो चाहेगी वही छापा जाएगा, जो नहीं चाहेगी वो नहीं छपेगा।
ठीक है ना। फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में, वो उसको स्वतंत्र कर देती है, ठीक है ना। लेकिन वो डायरेक्टली ये अधिकार तो नहीं देते हैं, लेकिन आर्टिकल 361A के तहत वो कह देते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कोई संसद की या किसी भी विधानसभा विधान परिषद की कोई प्रोसीडिंग है, अगर वो छापना चाहता है तो उसको छाप सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियल है, उसको उसने अपने मन से नहीं बनाया है। समझ रहे हो कि नहीं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में 3 पॉइंट का उल्लेख किया गया मुख्य रूप से। कौन कौन से? जिसमें बात की गई कि सूचना का अधिकार होगा ऐसे व्यक्ति को, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू पब्लिश, उसको किसी भी चीज़ को पब्लिश करने का अधिकार होगा, और तीसरा राइट टू सर्कुलेट, किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करने का अधिकार होगा, हर तरफ फैलाने का अधिकार होगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस में 1962 का PCI भी इम्पॉर्टेंट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गठन किया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होता था, इसमें एक चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी जाती थी, 28 और मेंबर होते थे अलग से, जिसमें से 20 जो होते थे वो मीडिया हाउस के होते थे, 5 जो होते थे वो उनको पार्लियामेंट नियुक्त करती थी, और जो 3 थे वो 3 विभिन्न क्षेत्रों से थे। 25 तो ये हो गए। एक उसमें थे क्या, UGC से था, दूसरा साहित्य कला अकादमी से था, और जो तीसरा था वो कहाँ से था, वो बार काउंसिल से था। बार काउंसिल जहाँ पर वकील नियुक्त होते, वकील रजिस्टर्ड होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये प्रेस की फ्रीडम के लिए हो गए। इसके बाद राइट टू प्राइवेसी, अगर कोई व्यक्ति है ना कोई चीज़ नहीं बताना चाहता है, अपनी निजी रखना चाहता है, ठीक है ना, वो क्या देख रहा है, वो क्या करता है, ये उसके निजता का अधिकार है। जैसे तुम व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त बार बार देख ले रहा है उसको, तुम नहीं चाहते वो देखे, तो तुम्हारा राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तुम इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, लेकिन लीगल होगा, है ना, बाकी तो लड़ाई होगी। देखा कैसे तुमने, गलत तो नहीं कह रहे हैं, बाकी लीगल एक्शन लेना है तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया उसने, है ना, तुम्हारी निजता का उल्लंघन किया है, कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो राइट टू प्राइवेसी हमें यह अधिकार देता है। इसका राइट टू होइस्ट नेशनल फ्लैग, तो हमें संविधान हमारा अधिकार देता है कि हम राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं कहीं पर भी। हाँ, उसमें फहराने का एक तरीका होता है। नवीन जिंदल ने एक याचिका दायर की थी, तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए, पहले हम बता चुके हैं शायद, आई बात समझ में कि नहीं। तो वो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है कहीं पर भी। इसका राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, ये धरना और प्रदर्शन का अधिकार है। किसका अधिकार है, प्रदर्शन और धरने का अधिकार। तो कोई व्यक्ति चाहे तो वो कोई भी प्रदर्शन कर सकता है गवर्नमेंट के विरुद्ध, धरना दे सकता है, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकता किसी सरकारी संस्था में कि हड़ताल करवा दें। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये अधिकार दिया गया। और सबसे लास्ट जो अधिकार है वो क्या है, राइट टू नॉट स्पीक, ना बोलने का अधिकार। ये भी अपने आप में एक बड़ा अधिकार है। तुम नहीं बोलना चाहते हो किसी बात को, कोई तुमसे कह रहा है कि अरे इस बारे में बोलो, तो तुम कह सकते हो मेरा ना बोलने का अधिकार है, जिस प्रकार से तुम्हारा बोलने का अधिकार है। अगर तुम बोलने का अधिकार रखते हो तो मैं उसी प्रकार से ना बोलने का अधिकार भी रखता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये 6 क्या करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और अधिक स्ट्रेंथनाइज करते हैं कि नहीं, मजबूत करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसीलिए इन 6 को पढ़ना होता है हमें, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग, सभी नोट कर लिए। ये धरना और प्रदर्शन का अधिकार है, हिंदी लिखनी हो तो लिख लेना। चलो ये हो गया आर्टिकल 19, ठीक है ना। इसको और अच्छे से पढ़ना है तो बुक से स्टडी किया करो। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 20 देखो, अब देखेंगे। आर्टिकल 19 तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आर्टिकल 19 तक किसी कोई समस्या आ रही थी। आज डेट कितनी है, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 आज, ठीक है। देखो अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यही है। दैट मीन्स प्रोटेक्शन
इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो देखो आर्टिकल 20 में तीन मतलब क्लॉजेज हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 20 का जो पहला क्लॉज है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अभी क्या है आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड जो है वो क्या है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। क्या, डबल जियोपार्डी। और थर्ड है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। किसी को यहाँ तक कोई समस्या? ये तीन क्लॉजेज ऐसे ही दिए गए, ठीक है ना। तो ये होते क्या हैं? पहला जो तुम्हारा राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है, ये किस संदर्भ में? ये संदर्भ में है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया जाता है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है, तो जिस समय उसके ऊपर वो चार्ज लगाया गया है उस चार्ज के अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा मिलेगी जो उस समय कानून प्रिवेलिंग था, जो भी उस समय कानून चल रहा था। मान लो आज चोरी के लिए 5 साल की सज़ा है, किसी अपराध में, चोरी में 5 साल की सज़ा है, डकैती में, तो अगर आज 5 साल की सज़ा है लेकिन उस व्यक्ति पे जो अपराध सिद्ध हुआ वो 4 साल बाद हुआ, और 4 साल बाद वो सज़ा बढ़ा के 7 साल कर दी गई थी, तो उसको क्या 7 साल की सज़ा मिलेगी? नहीं। तो उस व्यक्ति का संरक्षण किया जाता है कि जो भी लॉज होते हैं, जो भी विधियाँ होती हैं, वो अपराध किए जाने के समय जो कानून लगता है उसके अकॉर्डिंग होती हैं। जो भी चार्ज किया जाता है उस पर, कोई भी क्राइम, पुलिस उस पर चार्ज लगाती है ना कि ये गलत किया है, तो उस समय जो लॉ चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, ठीक है ना। दंड को बढ़ा के उसको प्रदान नहीं किया जा सकता कि अगर आगे कभी चेंज हो गया है, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये जो राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्रिमिनल लॉज के लिए। जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उनके लिए है, सिविल लॉज के लिए नहीं आता है। क्रिमिनल और सिविल लॉज में अंतर पता है? क्रिमिनल लॉ से चोरी डकैती है ना, कत्ल, हत्या, मतलब हत्या तो वही हो गई है ना, बलात्कार, ये सब किस में आते हैं? ये क्रिमिनल लॉज में आते हैं। बात समझ रहे हो? किसी को हत्या के लिए प्रेरित करना, ये सब क्या है? क्रिमिनल लॉज। इसमें तो व्यक्ति क्राइम करेगा ना, अपराध करेगा। सिविल लॉ जैसे राजस्व का कोई मामला है, जमीन का कोई मामला है ना, शादी विवाह हो गया, संबंध विच्छेद हुआ किसी कोई, ठीक है ना, जमीन प्रॉपर्टी विवाद है, ये सभी किस में आते हैं? ये सिविल लॉज में आते हैं, सिविल कानून में। तो ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया है, क्रिमिनल लॉज के लिए दिया गया है, जब क्राइम करे कोई। सिविल लॉज के समय जब रिजल्ट आएगा उस समय कोर्ट डिसाइड कर सकता है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए या किसको क्या ज़मीन देनी। समझ रहे हो कि नहीं? किसी को डाउट यहाँ तक? कुछ पूछना हो इससे जल्दी बताओ। मैं किसी कुछ पूछना? राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, तो इसका मीनिंग यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का, कि अपराध करते समय जो किसी व्यक्ति पर चार्ज लगाया गया है तो उस समय के कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। भविष्य में उस कानून को बढ़ा के उसमें सज़ा बढ़ा दी गई है तो भविष्य से वो बात निर्धारित नहीं होगी, ठीक है ना भूतकाल से निर्धारित होगी। वो उस समय जो कानून प्रचलित था उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भविष्य लक्ष्य होता है, मतलब इसकी अप्रोच क्या होती है? क्या होती? प्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना, सॉरी, मतलब जब भी क्राइम किया गया है तो रेट्रोस्पेक्टिव बोलोगे, है ना। बता चुके हैं ना, 2 तरह कानून लागू होते हैं, एक होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरे होते हैं प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं वो किसी बैक डेट से लागू होते हैं,
प्रोस्पेक्टिव आज की डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से, क्योंकि बैक डेट पे क्राइम किया गया होगा, क्योंकि उसको सिद्ध भी तो होना है उसको क्राइम सिद्ध होगा 3-4 साल बाद, 1-2 साल बाद, 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने बाद कानून में चेंजमेंट हो गया, सजा बढ़ा दी गई, तो बड़ी सजा मिलेगी क्या? नहीं। जिस समय चार्ज किया गया तो उसके ऊपर क्राइम, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, उस समय के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच हुई कि नहीं हुई? समझ गया कि नहीं? पिछली डेट से जिसमें क्राइम किया गया था। इसका दूसरा है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, ठीक है ना, किसी ने कोई हत्या कर दी है किसी व्यक्ति की, और उसको या कुछ भी उसने गलत काम किया है, तो उसको 10 साल की सज़ा दे दी गई। अब बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति की उसने हत्या करी थी, जिसके लिए उसको 14 साल की सज़ा मिली, 14 साल मान लेते हैं, वो व्यक्ति जीवित है अभी, ठीक है ना, और मान लो वो व्यक्ति उसकी दोबारा फिर से हत्या कर दे, तो उसको एक ही अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। तो डबल जियोपार्डी का मतलब यही है, दोबारा से सजा नहीं मिल सकती सिर्फ सेम क्राइम के लिए। समझ गए? फिर से वही एग्जांपल दें, समझाएंगे। कोई व्यक्ति है जिसको 14 वर्ष की सजा हुई है किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए, और वो व्यक्ति तो जीवित है अभी भी, वो तो बेवजह सजा काट के आया, और मान लो जैसे वो उसको देखे उसको मार दे, तो पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस अपराध के लिए पहले सजा काट के आया। तो सेम अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसको और डिटेल्ड व्यू में देखो तो ऐसे समझो, जैसे 1991 में राजीव गांधी का एसेसिनेशन कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, लिट्टे के आतंकवादी थे। 4 साल बाद 1995 उनको सजा हुई, उनको मृत्युदंड दिया गया। क्या दिया गया? मृत्युदंड। लेकिन उन लोगों को जब मृत्युदंड दिया गया तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करी। क्या की? हाँ, इसको रेप्राइव बोलते हैं, ठीक है ना, कि सज़ा को ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, कि उनकी सज़ा को सस्पेंड मतलब समाप्त कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो उस समय क्या था कि भाई मृत्युदंड की सज़ा माफ़ होने में टाइम लग जाता है, तो एक के बाद राष्ट्रपति एक आते गए, 3-4 लोग चेंज हो गए उस समय, ठीक है ना, लेकिन किसी ने भी उस दया याचिका पे कोई भी सुनवाई नहीं की, उस पर ध्यान नहीं दिया। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस पर क्या किया, उन्होंने कहा कि उनकी मृत्युदंड की सज़ा बरकरार रहेगी। लेकिन कोर्ट ने फिर क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, कोई अगर किसी ने 1991 में क्राइम किया, आप उसको 1991 से लगातार 2013-14 हो गया आज, आप 22-23 साल से जेल में बंद करो, तो उसको सज़ा तो मिल ही गई एक तरह से, क्योंकि सज़ा किसी को मारने में 14 साल की सज़ा होती या उससे ज़्यादा हो सकती, इससे कम नहीं होती, 14 साल कम से कम होती, तो 22 साल से सजाएं तो काट रहे हैं। तो आप सेम क्राइम के लिए उसको दोबारा दंड नहीं दे सकते, अब मृत्युदंड दे दो, इतने समय तक प्रताड़ित किया उसको, 2-3-4 साल की बात हो अलग हो, लेकिन 22-23 साल 24 साल हो गए। समझ गया कि नहीं? तो उन लोगों को प्रोटेक्शन मिला और उनको रिहा कर दिया गया। समझ रहे हो कि नहीं? अब भी किसी को इसमें कोई डाउट? समझ गया? तीसरा देखो, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन की मीनिंग ही क्या होती? देखो, इन क्राइम मतलब सेल्फ मतलब अपने ही विरुद्ध, अपने क्राइम को स्वीकार करना, मतलब किसी व्यक्ति को ये दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो जो उसने क्राइम किया है वो उसको स्वीकार करे, ये प्रोटेक्शन है इसका, ठीक है ना। और इसी वजह से एक केस आया, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस यह है 2010 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को नार्को टेस्ट की मतलब इसमें बात की गई थी कि नार्को टेस्ट जबरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी का, ठीक है ना, नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग नहीं की जा सकती। हाउएवर उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो कर सकते हो जांच के लिए। तो किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से नार्को टेस्ट पर, किस पे? नार्को टेस्ट पर, NARCO लिखा है, मेरे को सही से लिख देता हूँ, नार्को टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग, MAPPING, इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती, डीएनए या फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना।
तो डीएनए को चेक किया जा सकता है किसी के, बात समझ रहे हो कि नहीं। फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, लेकिन नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग नहीं की जाती। नार्को टेस्ट में क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, हमें याद नहीं है सही से, बता देंगे बाद में। तो उसमें क्या होता है, इतनी नर्वसनेस आती है कि व्यक्ति घबराहट में सबको सच बोलता चला जाता है। जैसे तुमने भी हाथरस केस सुना होगा, है ना, उसमें दोनों ही परिवार कह रहे थे कि करा लो नार्को टेस्ट, मतलब उसमें तो अलग ही स्वैग चल रहा था एक, कि जिनके विरुद्ध क्राइम हुआ लड़की घर वालों के खिलाफ, वो नार्को टेस्ट कराने को तैयार ही नहीं है, और जिन्होंने दंड, जिनको मतलब जिनका लड़का बंद किया गया, वो कह रहे थे नार्को टेस्ट करा लो, हमारे लड़के ने क्राइम किया ही नहीं। वो तो चलो ठीक है, एक अलग बात होगी, उसका रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। समझ गए सभी लोग कि नहीं? कोई समस्या आई किसी को भी? तीनों फिर से बता दें। तो पहला कानून क्या कहता है, आर्टिकल 20 का पहला क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करते समय उस समय जो प्रिवेलिंग कानून था उसके हिसाब से उस पर चार्जशीट होगी और उसको उसी कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। भविष्य में मान लो उसको 3, 4, 5 साल बाद सज़ा होती है अगर, और उस समय क्राइम चेंज होकर ज़्यादा हो चुका है उसमें उसका दंड का प्रावधान, तो बढ़े हुए दंड से सज़ा नहीं मिलेगी। कौन से दंड से सज़ा मिलेगी? जो पहले कानून प्रिवेलिंग था। समझ गए? दूसरे में क्या होगा कि किसी व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, या 2 प्रकार से सजाएं नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को सेम क्राइम के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, या फिर 2 प्रकार की सजाएं नहीं दी जा सकती। या तो भाई उनको उम्र कैद दो या फांसी दो, है ना। उम्र कैद 24-25 साल लटकाया रहा, उसका फांसी दे दी, फिर तो गलत एक तरह से, ऐसा कोर्ट ने माना, ठीक है ना। तीसरा, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग नहीं की जा सकती, हालांकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते हैं ये किसके लिए सिर्फ माने जाएंगे? जो क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो डबल जियोपार्डी की हम बात करें, इसमें देख लो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी होती, कैसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब कोई व्यक्ति ये कहे 10 साल हमसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, हर दिन 8-8 घंटे बैठा के 8-8 घंटे बैठा के हमसे हर दिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई। जिस विभाग की गलती, मान लो जैसे ईडी का केस बना किसी के ऊपर या इनकम टैक्स का बना, तो इनकम टैक्स वाले तो पूछताछ करेंगे, सीबीआई पूछताछ करेगी, ठीक है ना। और उसके बाद मान लो उसको सज़ा मिलती है, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली 10 साल, मैं 10 साल तक उससे परेशान रहा हूँ और मेरे लिए दोबारा से सज़ा नहीं दी जा सकती, उसको मिलेगी सज़ा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको डबल जियोपार्डी नहीं माना जाता है। भाई इंक्वायरी तो होएगी नहीं, पता कैसे चलेगा क्राइम की हो कि नहीं की हो? क्लियर होगी बात की नहीं? डबल जियोपार्डी में सिर्फ क्या होगा, किसी व्यक्ति को सेम अपराध के लिए 1 से अधिक प्रकार की सजाएं नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। एक ही प्रकार की सजा मिलेगी और उसी समय का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सभी को केस समझ में आए? कोई समस्या किसी को? और ये चाहे भारतीय नागरिक हों चाहे विदेशी नागरिक हों, सभी के लिए आर्टिकल उपलब्ध है, ठीक है, नोट कर लो, सही कर लो। ये सेल्वी वर्सेस क्या होगा? स्टेट ऑफ कर्नाटक होगा, सॉरी कर्नाटक का केस था, ठीक है, सही कर लेना है, ये नहीं होगा, नोट कर लो। सभी ने नोट कर लिया? किसी कुछ पूछना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है?
देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, राइट टू लाइफ को। भाई हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने में कई प्रकार की बातें आती हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, उससे उसको कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता, डिप्राइव नहीं कर सकते हो, जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अर्थात कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। देखो, ये जो अवधारणा है, ये कंसेप्ट है जो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दंड दिया जाता है। ठीक है ना। अगर कोई भी प्रोसीजर विधि के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग सही है, कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग किसी कोई सज़ा मिल रही, दंड मिल रही है, उसमें कोर्ट कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले उसमें सरकार का कोई भी इंटेंशन छिपा हो उस कानून के पीछे। भाई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया कि किसी व्यक्ति की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे आघात हो रहा है। ठीक है ना। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता उसकी मंशा पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात आ रही है। कानून द्वारा जो भी निर्धारित कर दी जाएगी प्रक्रिया, जैसा भी कानून होगा उस कानून के अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान अगर बन रहा है, सजा मिल पा रही है, सजा मिलेगी, नहीं तो सजा नहीं मिलेगी। लेकिन इसी में एक दूसरी बात आती है, किसकी? अब आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, अर्थात यथोचित विधि प्रक्रिया, अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इसी का एक ऑल्सो नोन एज प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। अर्थात प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये क्या है? तो देखो, एक केस आया कोर्ट के पास 1978 में। कौन सा केस? मेनका गांधीवाद, मेनका गांधी केस 1978 में आया। हुआ क्या था कि मेनका गांधी किसी वजह से विदेश जाना चाहती थी और उनके विदेश जाने पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की कि हमारी पर्सनल लिबर्टी को, राइट टू लाइफ को हमारे इंटरवीन किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बताया, क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी कानून बना सकती है और किसी व्यक्ति को उस कानून के अकॉर्डिंग ही दंड मिलेगा या उस कानून के अनुसार ही उस प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा। तो सही है, प्रोसीजर में मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जो संसद ने बना दिया। लेकिन भाई अब किसी के विदेश जाने के अधिकार को तो ना छीन सकते हैं, ये भी एक राइट टू लाइफ का पार्ट है, जीवन जीने का एक हिस्सा है। भाई जाना चाहता है कोई घूमने तो आप उसको रोक दोगे? ऐसे तो कोई भी कानून बना के सांस लेने को रोक दो किसी के, कह दो नहीं जियोगे, आज ही मर जाओ। ऐसा कर सकते हो कानून बना के? नहीं कर सकते हो। तो किसी को भी उसके प्राणों से और उसकी जो शारीरिक स्वतंत्रता है, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, उससे उसको मुक्त, मतलब उस पर कोई क्या बोलते हैं, नहीं किया जा सकता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। क्लियर होगी बात की नहीं? तो उन्होंने ये तो मान लिया कि ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सबके लिए है। एक तरह से कहीं घूमने जाना, ये विदेश जाने का बात तो हो रही है यहाँ पे। ये किस लिए बात हो रही थी? क्योंकि वो विदेश जाना चाहती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का अधिकार भी क्या है, फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के तहत
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसलिए गवर्नमेंट रोक नहीं सकती उनको। ठीक है ना, कि आप ये नहीं कह सकते हो कि कानून के द्वारा हम फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। कानून तो बनेगा, कानून चलेगा भी, ठीक है ना, कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट चेक भी करेगा, लेकिन आप किसी की प्राकृतिक न्याय की जो उसको स्वतंत्रता होती है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते। समझ गए कि नहीं? तो कोई विधि प्रक्रिया कैसी होगी? वो उचित होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। ये नहीं कि रीजनेबिलिटी नहीं है और फिर भी उसको क्या कर दिया, ये कह दिया कि कानून के अकॉर्डिंग तो है ही है, तो कानून तो कोई बना दो, कानून तो संसद कोई बना दे, लेकिन वो कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो रीजनेबल ना हो और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को जो उल्लंघन करता हो। समझ गए सभी लोग? नहीं बात समझ में आई? नोट कर लो इसको। किसी कुछ पूछना तो बताओ पहले। किसी कुछ पूछना है? क्यों भाई, क्या नहीं समझ में आया बताओ? आ गया समझ में? फिर से रिपीट कर दें एक बार क्या? चलो नोट करो तो फिर। किसी को इसमें कुछ पूछना है? अभी हम पूछ रहे हैं, सभी को आ गया समझ में? एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे लेकिन, है ना? तो आया क्या फिर? देखो ध्यान समझो। देखो सबसे पहली बात, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या विधि द्वारा स्थापित या निर्धारित प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि कोर्ट का काम सिर्फ इतना सा होता है कि किसी व्यक्ति को अगर दंड दिया जा रहा है या कोई भी कानून फॉलो हो रहा है तो उसकी जो भी विधि है कानून की, जैसे बना है वो, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है ना? कानून की जो भी प्रोसेस लिखी गई है, जो भी कानून है, वो जैसे का तैसा ही उसको फॉलो किया जाए, ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अब इसमें बात उठी कहाँ से? जब मेनका गांधी केस आया 1978 में, क्योंकि वो विदेश जाना चाहती थी और उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई उस समय सरकार द्वारा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तो होगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो होगी, लेकिन वो यथोचित होनी चाहिए, मतलब वो रीजनेबल होनी चाहिए। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, मतलब प्राकृतिक न्याय ना मिले, क्योंकि राइट टू कहीं पे जाने का जो अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है, ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, जीने का अधिकार का हिस्सा है। ठीक है ना? तो प्रक्रिया वही फॉलो की जाएगी जो उचित हो, ये नहीं किसी का कोई भी चीज़ रोक दी जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? जीने पर किसी के प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता किसी भी तरीके से, ठीक है ना, जब तक उसने क्राइम ना किया हो, और क्राइम में उसको जो भी सज़ा हो रही है वो कानून द्वारा निर्धारित होगी, बशर्ते उसके जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है वो वायलेट ना हो। समझ गया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? जैसे नींद लेने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये क्या है? राइट टू लाइफ। क्योंकि साइंस कहती है किसी को अगर 48 घंटे ज़्यादा तुम नहीं सोने दोगे फोर्सफुली तो उसकी क्या मृत्यु हो सकती है, वो पागल भी हो सकता है। हर व्यक्ति अर्जुन थोड़ी ना होता है, कौन जाने कैसे क्या रह लेते थे। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? गुड़ा केस। क्या बोलते हैं? गुड़ा केस, जिसने नींद पर विजय पाई हो। ठीक है ना? मेरी बात सभी को समझ में आ रही? अब ये नहीं कि मान लो तुम सो रहे थे, हम तुम्हारे घर पहुंचे, हमने तुम्हें उठा दिया तो तुम तुरंत पुलिस में चले गए कि हमारे सोने का अधिकार को छीन लिया इन्होंने। ये नहीं, 48 घंटे तक फोर्सफुली किसी को नहीं सोने देते हो अगर, तो ऐसे में क्या तुम उसके क्या सोने के अधिकार को अतिक्रमण कर रहे हो। जैसे सभी को स्वच्छ हवा में जीने का अधिकार है ना, प्रदूषण ना हो। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं? कहीं पर रहने का अधिकार, आश्रय पाने का कुल मिला का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है। बोलो है कि नहीं? अगर महिलाएं कहीं पे जाती हैं तो जहाँ पे वो काम करती हैं तो उनका कोई शोषण ना हो, इसका उनको राइट है। तो ये सभी राइट टू लाइफ का ही तो पार्ट है। इनको ब्रीफली भी एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद हम, ठीक है ना? इनको नोट कर लो जिसने ना किया हो। सभी लोगों ने नोट कर लिया? रब कर दें। देखो अब आर्टिकल 21 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई हम लोग को, फ्रीडम है ना, जीवन जीने के अधिकार, उसमें कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। जैसे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसे एक हो गया शिक्षा का अधिकार,
भाई शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार एक राइट टू लाइफ है कि नहीं? भाई जीवन जीने में शिक्षा का विशेष योगदान होता है। बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है कि नहीं, बिना ज्ञान के। तो शिक्षा का अधिकार लाइफ का अधिकार हुआ कि नहीं, जीवन जीने का अधिकार हुआ, पर्सनल लिबर्टी का। इसी प्रकार प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, और हो गया आश्रय पाने का अधिकार, अर्थात राइट टू शेल्टर, SHELTER। यहाँ प्रदूषण जानते हो, ठीक है ना, पॉल्यूशन। और भोजन का अधिकार, डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं। भाई जीवन जीने के अधिकारों में कई प्रकार के अधिकार होंगे, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, राइट टू प्राइवेसी भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे एक साथ हो जाएंगे नहीं तो जो शिक्षा का अधिकार है इसको मोहिनी जैन केस में ऐसे घोषित किया गया। कौन से केस में? मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन केस। इस केस में बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, वो राइट टू लाइफ है। बोलो है कि नहीं है? बाद में जो शिक्षा का अधिकार है इसको हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान में जोड़ दिया। कब? जब हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। कब? 2002 में। और हमने शिक्षा के अधिकार को, किसको? शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 का ए पार्ट बना के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। समझ गया कि नहीं? तो शिक्षा का अधिकार हमेशा से था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से 2002 में इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। किसके अधीन? आर्टिकल 21 की पहली क्लॉज के अधीन, आर्टिकल 21 के ए के अधीन। वो जो क्लॉसेस थी अलग थी, 21 का 1, 2, 3, इसमें नहीं, सॉरी था, यही थे 21 है, ठीक ना। इसके बाद प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, तो एक केस आया कोर्ट के सामने MC मेहता का। किसका? MC मेहता केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को, है ना, स्वच्छ हवा में श्वास लेने का अधिकार है ना। अगर कोई प्रदूषण में जीवन जीने के विरुद्ध है, मतलब मजबूर है, तो उसके साथ ये क्या हो रहा है? उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है। तो हर व्यक्ति को प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए, ठीक है ना, कि वो प्रदूषण में ना जिए। इसके बाद आश्रय पाने का अधिकार, ये केस था चमेली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कौन सा था? चमेली वर्सेस यूपी स्टेट या स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को रहने का अधिकार होना चाहिए। कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे थोड़ी ना रहेगा, ठीक है ना, वहाँ पे धूप, गर्मी, बारिश होती, बोलो होती कि नहीं होती। तो सभी को शरण पाने का अधिकार है, सभी को आश्रय पाने का अधिकार है, और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी अधिकार के द्वारा गवर्नमेंट की कई योजनाएं आती रहती हैं, कॉलोनीज़ वगैरह बनाने की, आ रहा नहीं, जैसे मोदी की एक योजना 2022 तक सबको पक्का घर। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आश्रय पाने का अधिकार हुआ कि नहीं। इसका ये भोजन का अधिकार, ये एक केस हुआ था PUCL, ये कंपनी है, ठीक है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे लिख दिया हमने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सभी को भोजन पाने का अधिकार है, किसी भी तरीके से किसी को भोजन पाने से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और यही मीनिंग भी है यथोचित विधि प्रक्रिया का, कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन ना हो। हर व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय, ये प्राकृतिक न्याय ही तो है भाई, प्रकृति ने जस्टिस सभी को दिए हैं, राइट सभी को दिए हैं कि उसे शिक्षा पा सके अच्छी, है ना, प्रदूषण में ना जिए, ठीक है ना, आश्रय हो उसके पास, कहीं अच्छी जगह हो रहने की उसके पास, भोजन करने का अधिकार हो, उसके पास निजता का अधिकार हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें किसी कोई दिक्कत। और ये जो शिक्षा का अधिकार था, इसको हमने 86वें संविधान संशोधन से 2002 में आर्टिकल 21A का पार्ट बनाकर एक फंडामेंटल राइट बना दिया। समझ रहे हो कि नहीं? ये कोई राइट नहीं है, लेकिन हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें राइट टू लाइफ का पार्ट होंगी। जैसे विदेश जाना, घूमने का अधिकार भी क्या है? राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं, जीवन जीने का अधिकार, ये भी जीवन जीने का अधिकार है। इसी में निजता का अधिकार भी अभी आगे आएगा, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से।
एक मिनट ऑन करो, बंद कर दिया। ये रो लिख लो कि आर्टिकल 21 में किया क्या गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है ना, शिक्षा पाने का अधिकार है। मतलब किसी भी 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। ठीक है ना, राज्य के संस्थानों में। समझ गए ना, ये आर्टिकल 21 है। कभी तुमसे पूछे आर्टिकल 21 है क्या, तो यही है। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं? उसमें क्या होता है कि प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उनमें भी 25% सीटें आरक्षित की गई। कितनी? 25% सीटें। मान लो कोई प्राइवेट स्कूल है, उसमें 25% सीटें किसकी होती हैं? 6 से 14 साल तक के, मतलब कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि 14 साल की उम्र तक बच्चा कक्षा 8 तक पहुंच जाता है, तो 8th क्लास तक सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% का रिजर्वेशन होता है, भले वो देते ना हो। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? और व्यवस्था होती है कि जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनको उनके घर से 1.5-2 किलोमीटर की परिधि के अंदर, और जो कक्षा 8 तक के बच्चे हैं उनको 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक सरकारी स्कूल प्रोवाइड किया जाए। समझ गया कि नहीं? ये तुम्हारा क्या है? आर्टिकल 21A। भूलोगे तो नहीं? तो आर्टिकल 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट है। 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना, प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। नोट कर लो। ऑन कर दिया। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये 4 अधिकार हो गए, आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, राइट टू लाइफ का पार्ट और भी अधिकार हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात। देखो भाई, इसके बाद हम बात करेंगे निजता के अधिकार की। कौन सा अधिकार? निजता का अधिकार। दैट मीन्स राइट टू प्रिवेसी। और कारखानों में महिलाओं का शोषण, और ये सारे मतलब अधिकार हैं। ठीक है ना, कि ये मतलब नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो ये महिलाओं को अधिकार दिया गया। ठीक है ना, और इसके बाद जैसे ने बताया था अभी, सोने का अधिकार है ना, नींद लेने का अधिकार, सोने का अधिकार भी क्या है? राइट टू लाइफ, क्योंकि सोने से वंचित कर दोगे व्यक्ति मर जाएगा। और अपने मन के अनुसार विवाह करने का अधिकार। भाई बातें मत करो, देखो ठीक है ना। ये जो निजता का अधिकार था, ये एक जज थे पुट्टा स्वामी, ठीक है ना, उनके केस में बताया गया। ठीक है ना, पुट्टा स्वामी केस लिख लेना, पूछा जाता है। तो निजता के अधिकार में तुम्हारा क्या आता है? जैसे जैसे फोन टैपिंग, ठीक है, नहीं हो सकती किसी की। और सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी विच इज रिलेटेड टू एलजीबीटी कम्युनिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कारखानों में महिलाओं को शोषण जो नहीं किया जा सकता, ये एक केस था विशाखा केस, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट वर्सेस राजस्थान लिख दे रहे हैं, ठीक है, राजस्थान केस 2007 का है केस। ठीक है, इसमें मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आ रही? क्यों भाई? और उसके बाद ये एक था हरिया प्रकरण केस, या हरिया प्रकरण ही बोल सकते हो, ठीक है ना।
बोलोगे तो नहीं? तो तीनों को समझ लो पहले ध्यान से। तो जो निजता का अधिकार जो होता है तुम्हारा, निजता का अधिकार, ये पुट्टा स्वामी केस में इसको सही से ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे फ़ोन जो होता है वो किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि उसकी पर्सनल फ्रीडम है वो किससे बात करता है, क्या नहीं करता है, जब तक यथोचित विधि प्रक्रिया ना फॉलो की जाए या अगर कानून का वायलेशन किया किसी व्यक्ति ने तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। लेकिन हम अगर किसी के फ़ोन को टैप करते हैं तो हम उसके राइट टू प्राइवेसी का क्या कर रहे हैं, वायलेशन, उल्लंघन कर रहे हैं, और इसके लिए सजा का प्रावधान है। समझ रहे हो कि नहीं? गवर्नमेंट ऐसा करती है और उसके पास रीजनेबल कोई तर्क है उसके पास तो कर सकती है, ठीक है ना। उनको प्रोवाइड करना होगा कोर्ट में कि रीजनेबिलिटी के साथ उन्होंने फ़ोन टैप किया, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 377 क्या है, ये LGBT कम्युनिटी के लिए है। जैसे बड़े बड़े देश जैसे हो गए, जैसे ब्रिटेन वगैरह, यूरोप के कई देश हो गए, US वगैरह हो गए, उसमें 377 जो हमारे यहाँ 377 है इसको वैलिड माना है उन लोगों ने, हमारे यहाँ वैलिड नहीं था। इसमें होता क्या 377 में, जैसे किसी मेल को किसी मेल के साथ, किसी फीमेल को फीमेल के साथ, किसी मेल या फीमेल को किसी एनिमल के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। अब क्या है, सुनो तो मेरी बात, ध्यान से पढ़ो। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया। क्या कर दिया? वैलिड कर दिया। दो चीज़ों वैलिड कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपकी निजता है, आप जो करना चाहो, आप पुरुष पुरुष विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप महिला महिला विवाह कर लो। तो इन दोनों सेक्शन को उन्होंने, इन दोनों क्लॉसेस को वैलिड मान लिया, लेकिन इसको वैलिड नहीं माना अभी भी, ठीक है ना। मेरे यहाँ समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? ये जो LGBT होता है, देखो जब कोई मेल किसी मेल के साथ रिलेशन में रहता है ना, तो उन दोनों को क्या बोलते हैं? गे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? गे, GAY। ये क्या होता है? ये होता है लेस्बियन, जब किसी महिला का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध। बी मतलब होता है बाईसेक्सुअल। क्या होते हैं? बाईसेक्सुअल, जिनका दोनों ही सेक्स होते हैं, ठीक है ना, वो पुरुष स्त्री दोनों ही होते हैं। टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर। क्या होता है? ट्रांसजेंडर, जिन्होंने अपने लिंग को परिवर्तित करा लिया हो। तो इनका एक समुदाय था, इनकी मांग थी कि ये चीज़ गलत है, हमें निजता का हमारे उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे निजता के अधिकार का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया। बस ये वैलिड अभी भी नहीं, ठीक है ना। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों मतलब इसको वैलिड माना था, इन दोनों को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेक किया और इन दोनों को वैलिड मान लिया, इसको अभी भी इनवैलिड मानते हैं। सभी बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद कारखानों में महिलाओं को शोषण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कारखानों में महिलाओं को अगर शोषण होता है तो ये उनकी निजता का उल्लंघन है, ठीक है ना। इसका सोने का अधिकार, किसी व्यक्ति को सोने से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा अगर कोई नहीं सोता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको हृदयाघात हो सकता है, पागल हो सकता है व्यक्ति। तो ज़बरदस्ती किसी को, फोर्सफुली किसी को सोने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो। ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट हुआ, नहीं हुआ। इसके बाद कोई पुरुष या कोई स्त्री है जो वयस्क हो चुका है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो उसको अपने मन के पसंद से विवाह करने का अधिकार कानून देता है, तो कोई भी उनको उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ये उसके निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा अगर उनको रोका जाता है। बात समझ में आई सभी को? सभी लोग प्रिपेयर कर लो। इसको कुछ बताना है इसमें और मैं अच्छे से नोट कर लो। हमने ये 8 अधिकार बताए तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार पहला जो था उसको संवैधानिक मान्यता मिल गई है, आर्टिकल 21A में है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट केसेस में बताया, हमने वो केस लिखा दिए सारे। समझ गया कि नहीं? नोट कर लो जल्दी से। देखो भाई, आर्टिकल 22 पढ़ना था हम लोग का आज, ठीक है ना। तो ऐसे आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 21 क्या था हमारा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें 21 है शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया, ठीक है ना। इतना हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अब आर्टिकल 22 पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। वो क्या होंगी कंडीशन? आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सम केसेस। तो देखो, जो ये अरेस्ट होता है ये अपने आप एक लीगल वर्ड है ना, ये एक कानूनी शब्दावली, लीगल वर्ड है। डिटेंशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। डिटेंशन जो भी होता है ये 2 प्रकार का होता है। डिटेंशन मतलब निरोध,
हिंदी में, है ना, गिरफ्तारी बोल सकते हो शॉर्ट टर्म में। तो ये डिटेंशन जो होता है दो टाइप का होता है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव जो होता है वो दंडात्मक होता है, जिसमें दंड दिया जाए, और जो प्रिवेंटिव होता है इसको निवारक निरोध बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। आगे पढ़ते हैं इसको, पहले इसको देखो प्यूनिटिव को। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है या ये अंदेशा है कि इसी व्यक्ति ने एक क्राइम किया है, तो ऐसे में क्या होता है, गिरफ्तार करने वाली संस्था जो क्रिमिनल को गिरफ्तार करने जाती है वो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करती है। उसकी गिरफ्तारी कैसे हो रही है, किस टर्म में हो रही है, प्यूनिटिव टाइप की हो रही है, प्यूनिटिव डिटेंशन हो रहा है उसका। उसकी गिरफ्तारी क्यों है, क्योंकि उसको दंड देना है। तो क्रिमिनल केसेस में प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, समझ गए। सिविल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिविल केसेस अलग होते हैं। प्यूनिटिव कब लगता है, जब क्रिमिनल ऑफेंस किया हो, किसी ने चोरी की हो, अब कोई मतलब डकैती डाली हो, हत्या की हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन। और इसके लिए आर्टिकल 22 के जो 7 क्लॉजेस हैं उनमें से फर्स्ट एंड सेकंड का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये दोनों ही किसके लिए आते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए। 22 का थर्ड विदेशी नागरिकों के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। और ये बाकी जो 22 के 4 से 7 तक के हैं ये हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हैं, ठीक है ना। तो प्यूनिटिव समझ में आ गया सभी को। प्यूनिटिव में क्या होगा, किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है या हमें पता है जांच एजेंसी होने के नाते कि उस व्यक्ति ने क्राइम किया होगा, तो उसको दंड देने के लिए हम उसका जो डिटेंशन करेंगे, उसकी जो गिरफ्तारी करेंगे, उसका जो निरोध करेंगे वो प्यूनिटिव होगा। और उसके लिए आर्टिकल 22(1) और 22(2) के अकॉर्डिंग संरक्षण का प्रावधान है उस व्यक्ति के लिए। तो प्यूनिटिव में क्या होता है, तो पहली बात जो आर्टिकल 22 का 1 है वो बताता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए ये संस्था या कोई भी व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होने वाली है, उसको पहली बात तो ये जानने का अधिकार होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को भी दंडात्मक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है उसको आर्टिकल 22(1) के तहत ये जानने का अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही। दूसरी बात, जब उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको अपने पसंद के किसी लीगल प्रैक्टिशनर से, है ना, किसी कानूनी सलाहकार से उसको सलाह लेने का अधिकार होता है, ठीक है ना। कोई पुलिस वगैरह उसको मना नहीं कर सकती उसको लीगल एड लेने से, लीगल प्रैक्टिशनर से बात करने में, समझ गया कि नहीं। उसको उसमें दोनों ही राइट प्रोवाइडेड होते हैं, इसलिए इनको संरक्षण का कहा गया है। भाई गिरफ्तारी या निरोध हो रहा है तो संरक्षण मिल रहा है ना इन्हीं आर्टिकल के तहत, इस आर्टिकल के तहत ये संरक्षण है। क्लियर। 22 का 2 जो है वो कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत, उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, समझ गया कि नहीं, निकटतम। और ध्यान रखना कि इस 24 घंटे में ट्रांसपोर्टेशन का या आवागमन का जो टाइम होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया आज, ठीक है ना, और लेकिन काफ़ी दूर पड़ गई जगह और मजिस्ट्रेट जो निकटतम है उनके पास जाने में करीब करीब 36 घंटे लग गए, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगा है तो वो जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है वो मजिस्ट्रेट को बताएगा हाँ ऐसी सी बात रही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन की बात ही नहीं है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को नहीं दे पाए, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। इस 24 घंटे में आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन आने जाने के समय के अलावा अगर 24 घंटे से अधिक समय लग रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे से अधिक कस्टडी नहीं हो सकती। 24 घंटे से अधिक जो कस्टडी होती है वो मजिस्ट्रेट के कहने से होती है, फिर उसको हम जुडिशियल कस्टडी बोलेंगे। इसलिए मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको रिमांड पे भेज देता है कि 3 दिन की रिमांड पे भेज रहे हैं हम पुलिस वालों के पास, जिसके पास भी जा रहा हो, जो भी जांच एजेंसी हो। तो आर्टिकल 22(1)(2) सभी समझ में आ गए। 22(3) और बाकी समझने से पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ लो। अब मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें पता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति ये कत्ल करने वाला है 3 दिनों में, है ना, या कोई दंगा कराने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा कौन देने का कार्य किसका है, पुलिस का, बोलो है कि नहीं। तो पुलिस को या ऐसी कोई भी संस्था जो जांच कर सकती है उसको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति या ABC कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा कानून के टूटने की संभावना है ना, अपराध होने की संभावना है,
तो अपराध ना होने देने के लिए हम उसकी प्रिवेंटिव कस्टडी लेते हैं, उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं, है ना। प्रिवेंटिव मतलब निवारक निरोध। किसी व्यक्ति से अगर अपराध होने की आशंका है तो उसको अपराध ना होने देने के लिए उससे हम उसको क्या करेंगे, गिरफ्तार। उसने क्राइम तो नहीं किया है अभी, क्राइम जो कर लेगा प्यूनिटिव डिटेंशन होगा उसका, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको हम रोकथाम करने के लिए निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, समझ गए। ऐसे डिटेंशन क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव। और इसके लिए क्लॉज 4, 5, 6, 7 हैं। 22 का जो 3 है पहले समझ लो, इसमें क्या होता है, कोई जो विदेशी नागरिक है, 22(3) में मान लो कोई एलियन अर्थात विदेशी नागरिक या शत्रु देश का व्यक्ति है और वो भारत में कभी कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए ये सारी हेल्प है उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर इन केस उसको ऐसा लगता है तो वो ज़रूरी नहीं प्रोवाइड करे ही उसको, समझ रहे हो कि नहीं। तो आर्टिकल 22(3) के तहत विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन शत्रु देश का व्यक्ति है तो उसको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती, समझ रहे हो कि नहीं। अगर शत्रु देश का है, विदेशी नागरिक को तो मिल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन शत्रु देश का व्यक्ति है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी सीधे सीधे क्या होगी, कस्टडी ले ली जाएगी, डिटेंशन हो जाएगा। 4, 5, 6, 7 देखो 22 के, तो 22 के जो 4, 5, 6, 7 हैं उनमें क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। और जैसे 22(1) है ऐसे ही 22(4) है। 22(1) प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए है, 22(4) प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है। इसमें भी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, सॉरी, इसमें 22(4) में क्या होता है, एक एडवाइजरी बोर्ड होता है। क्या होता है, एडवाइजरी बोर्ड। ये एडवाइजरी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनता है और ये एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति की कितने समय तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। एट अ मैक्सिमम टाइम 3 मंथ के लिए गिरफ्तारी होती है, 3 मंथ के लिए उस व्यक्ति की, किस तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। लेकिन मान लो अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि अभी भी संकट टला नहीं है, ये व्यक्ति आगे भी क्राइम कर सकता है, तो जिस पर्टिकुलर लॉ के तहत, ये इस प्रकार के लॉ हम बताते हैं आगे, जिस पर्टिकुलर लॉ के तहत उसको गिरफ्तार किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उस लॉ में जितनी भी प्रेस्क्राइब्ड सजा है या डिटेंशन है उसको फॉलो किया जाएगा। मान लो अगर कोई कानून है ABC, कोई भी कानून इनमें से फॉलो किया गया, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, तो उसको 3 महीने के लिए मिनिमम किया जाए गिरफ्तार, ठीक है ना। लेकिन 3 महीने बाद एडवाइजरी बोर्ड को लगता है अगर कि अभी भी ये क्राइम कर सकता है या इसके द्वारा अपराध होने की संभावना है, दंगा होने की संभावना है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसमें जितना भी सिस्टम दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, जैसे मान लो 1 साल का दिया गया, तो 3-3 महीने करके उसकी कस्टडी को, उसके डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है, समझ गया कि नहीं। कुल मिला के जो मैक्सिमम टाइम जो होता है, मिनिमम टाइम 3 महीने होता है, जो मैक्सिमम टाइम होता है वो जिस कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जिस कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके तहत ही उसको उतने महीने के लिए डिटेन किया जाता है, समझ गया कि नहीं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कई प्रकार कानून ही बने, तो आर्टिकल जो 22(7) है इसमें साफ साफ उल्लेख है कि शेड्यूल 7 जिसमें कि लिस्ट की बात की गई है, सूचियों की बात की गई है, 3 प्रकार की सूचियां, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो 3 विषय हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर इसको कोई व्यक्ति वॉयलेट करता है या उससे वॉयलेशन की संभावना है कि वो व्यक्ति ऐसा वॉयलेशन कर सकता है, डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा के तहत, ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स विदेश मामलों के तहत, और भारत की सिक्योरिटी को खतरा है उससे, तो इन 3 केसेस के तहत भारत सरकार इन किसी कानून से, जो भी यूनियन के कानून हैं उनके तहत उस व्यक्ति को डिटेन कर सकती, समझ गया कि नहीं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, वो वही कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, इसमें वो विषय दिए गए हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून हमेशा प्रिवेलिंग होता है ना, उसकी पावर ज़्यादा होती है। अगर कभी केंद्र और स्टेट के कानून में कोई दिक्कत होती है तो केंद्र का कानून प्रिवेलिंग होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें अपने स्टेट्स ने अपने कानून बना रखे हैं, जैसे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून समझ लेते हैं, चलो उसके बाद ही देखते हैं, फिलहाल ये देखो। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 3 विषय दिए गए हैं जिसमें स्टेट कानून बना सकता है, लेकिन मान लो केंद्र ने बना दिया कानून तो केंद्र का कानून माना जाएगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा वो उसके ऊपर रहेगा। तो स्टेट लिस्ट में 3 विषय आते हैं, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट में, पब्लिक ऑर्डर, अगर लोक व्यवस्था को खतरा उस व्यक्ति से तो उसको डिटेन कर सकते हो उस कानून के तहत। मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज,
जरूरी सामानों की आवाजाही कोई व्यक्ति बाधित कर रहा है तो उस व्यक्ति को डिटेन कर सकते हो। मान लो कोरोना वैक्सीन राज्य पहुंचा रहा है कहीं से कहीं, और ऐसा लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति है, ये कोरोना वैक्सीन डंप कर रहा है, डंप कर ले रहा है, ये अपने पास जमाखोरी कर रहा है, तो उस व्यक्ति से की वजह से दूसरों को खतरा हो सकता है ना, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ गए कि नहीं? तो ये होगा मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। और तीसरा क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट सिक्योरिटी। जैसे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या यूनियन लिस्ट में, ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। तो राज्य की सुरक्षा का मतलब राज्य की सुरक्षा खतरे में किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति दंगा करा सकता है तो उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए केंद्र ने अपने और राज्य ने अपने अपने कानून बनाए कि नहीं बनाए? तो केंद्र के कुछ कानून देख लो, जैसे AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये 1958 में बना था। इसके तहत जो केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं जैसे BSF, CRPF, ITBP, दिल्ली पुलिस वगैरह, ठीक है ना, या SSB हो गए नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको ये विशेष अधिकार है कि अगर मान लो नाम से स्पष्ट है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग कार्रवाई वहाँ पर कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अगर लगता है व्यक्ति नक्सलाइड हो सकता है या नक्सलाइड के साथ मिला हुआ है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कौन करेगी? अफस्पा कानून तहत होगी। कौन करेगा? आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना, सेंट्रल पुलिस हो गई इसमें और आर्मी वगैरह हो गई। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 1971 का कानून है। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इसको एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया, है ना। इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, नाम से पता चलता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा, 1975 में जब इसमें संशोधन होना था उस समय लालू यादव की बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने इस कानून के नाम पे उसका नाम रख दिया मीसा, ठीक है। अगला है कोफे पोसा। तो जैसे कई कानून ऐसे हैं जो क्रिमिनल पहलू दिखाते हैं, ये क्रिमिनल के साथ साथ, क्राइम के साथ साथ ये इकोनॉमिक पॉलिसी को भी दिखाता है ना, कि मतलब अगर कोई धन से रिलेटेड कोई कांड ऐसा करता है तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसके लिए कोफे पोसा कानून है, COFE POSA, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। तो ये 1974 का एक्ट है। स्मगलिंग एक्टिविटी नाम ही समझ में आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज को तुमने अगर डंप कर लिया है, बेवजह फॉरेन एक्सचेंज कहीं पर लेके जा रहे हो, फॉरेन करेंसी को बिना सरकार की अनुमति के तुम ट्रैवल कर रहे हो, है ना, नियत मात्रा से अधिक रख रहे हो, तो तुम्हें इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना। NSA हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये 1980 बना था। सबसे ज़्यादा इसी केस बनते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, हिंदी में लोग रासुका बोलते हैं इसको। अगला है TADA, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। जैसे मान लो कोई आतंकवादियों की मदद करता है या कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? टाडा लगाया जाता था। 1985 बना था, 95 में इसको हटा दिया गया। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, 1985 बना, 95 में हटा दिया गया क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हुआ, इसका और पोटा का। इसका POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़, 2002 का एक्ट है, 2004 में इसको हटा दिया गया। इसके बाद जैसे एक केंद्र कानून, एक केंद्र का कानून ये और रह गया, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 का कानून है। अनलॉफुल माने जो गैर कानूनी गतिविधियों का रोकथाम के लिए हमने कानून बनाया, ठीक है ना, 1967 का। इसी प्रकार हम तुम्हें केंद्र राज्यों की बात करें तो देखो 2 राज्यों का कानून है, मकोका और यूपी कोका। मकोका ये महाराष्ट्र का है, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। क्या है? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 का कानून है ये। और यूपी का है अपना, अभी बनाया 2017 में, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2017, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य अपने अपने बना सकते हैं। केंद्र बनाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। मान लो जिस कानून को राज्य बना रहा है और केंद्र नहीं बना दिया उस पर, तो केंद्र का चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है और उसमें केंद्र की चलती। तो ये चीज़ समझ में आ गई सभी को? किसी कोई दिक्कत है? फिर से एक्सप्लेन करें, किसी कुछ पूछना हो बताओ, आगे आ जाते हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड तक हो गया था। 22(5) देखो, तो जिस प्रकार 22(1) में पेनिट्री डिटेंशन के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया उसके लिए लीगल एड है, ऐसे 22(5) में भी है। उस व्यक्ति को जानने का अधिकार होगा, राइट टू नो होगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया है, वो लीगल एड ले सकता है किसी प्रैक्टिशनर से, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। इस प्रकार जो 22(6) है, 22(6) के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसमें क्या है कि
अगर पब्लिक ऑर्डर को खतरा बताते हुए राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने उसकी गिरफ्तारी की है, हालांकि राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार ने उसकी गिरफ्तारी की है, तो उस व्यक्ति को जरूरी नहीं कि बताया जाए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, ना उसको लीगल कोई हेल्प दी जाएगी। ठीक है ना। तो 22(5) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले व्यक्ति को बताया जाएगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है और उसको कानूनी सहायता भी दी जाएगी। ठीक है ना। 22(6) इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर को खतरा मानते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो जरूरी नहीं कि उसको ये चीज़ें बताई जाएं और उसको लीगल एड दिया जाए। 22(7) में ये सब चीज़ें हमने बताई अभी कि शेड्यूल 7 में 3 कानून होंगे यूनियन लिस्ट के लिए, 3 बातें होंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट की 3 बातें होंगी जिन पर कानून बनाया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। ये सब प्रोसीजर जो है 22(7) में लिखा हुआ है। एक और बात इंपॉर्टेंट, क्या हुआ कि 1979 में एक केस आया बिहार के होम सेक्रेटरी के खिलाफ, किसका? हुसैन आरा खातून का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि मान लो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिस व्यक्ति के पास इतना धन नहीं है कि वो अपना खुद का वकील कर सके, अपना खुद का बैरिस्टर, लॉयर, एडवोकेट कर सके, तो सरकार का ये दायित्व होगा कि उसको एक सरकारी वकील प्रदान करे। ये बात किस में बताएगी? हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार केस में 1979 में। किसी कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? 22(7) क्या है? ये प्रोसेस है इसकी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की। इसकी पूरी प्रक्रिया इस कानून कहाँ पे? 22(7) में। तो सारे कानून जो लिखे जाते हैं वो 22(7) में लिखे जाते हैं। तो 22(7) में ये सारे कानूनों का उल्लेख है, हर बार इनको ऐड कर दिया जाता है। समझ गए कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? तो जब भी तुमसे पूछे कि ये अफस्पा कानून क्या है तो क्या बोलोगे? ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है, निवारक निरोध का कानून है, जिसके तहत आर्म्ड फोर्सेस को एक विशेष अधिकार होता है कि अगर उन्हें लगता है कोई व्यक्ति नक्सलियों से मिला है या कोई नक्सली गतिविधियों में लिप्त है तो उसको वो गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको ये अधिकार होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार मेंटेनेंस में ये तो हट गए, मान लो कोफेपोसा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। ठीक है ना। नीचे मकोका, यूपी कोका और यूएपी है, ये आज भी चलते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? किसी कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, अभी भी नोट कर लोगे? कोई दिक्कत होगी किसी को? कुछ पूछना तो पूछो। ध्यान रखना ये 22(7) में क्या लिखा है कि अगर पब्लिक ऑर्डर को खतरा माना गया है, पब्लिक ऑर्डर को मानते हुए उस व्यक्ति की प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई है, तो जरूरी नहीं फिर उसको बताया जाए कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है और लीगल एड क्यों तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है ना। कुल मिला के 22(6) अगर वैलिड हो रहा है तो 22(5) का कोई मतलब नहीं अगर 22(6) लगा है किसी के ऊपर। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ वाला तरीका समझ में आया कि एडवाइजरी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होता है। 3 महीने तक की गिरफ्तारी होती है। 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तारी करनी है तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम उतनी ही हो सकती है जिस कानून के तहत, जिस प्रिवेंटिव कानून के तहत, जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसका निरोध किया गया। समझ गए? इसको प्रिपेयर कर लेना सभी लोग। कुछ पूछना है? नहीं तो इसको नोट कर लो। आर्टिकल 23 पढ़ते हैं इसके बाद, जल्दी नोट करो। किस में समस्या आ रही बताओ? किस में? इसमें आ रही ना 3-4 में लिखने में। 3, 4, 5 के अलावा किसी में आ रही? ये तो लिख लोगे ना इजली। चलो मैं बता रहे हैं। आर्टिकल जो 22(3) है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है अगर, तो उसको लीगल एड मिलेगी, लेकिन वो किसी शत्रु देश का नागरिक है जिसको भारत सरकार ने माना है कि शत्रु देश का नागरिक है, तो उस व्यक्ति को ये जो आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत सुविधाएं मिली हैं ये नहीं मिलेंगी, और उस व्यक्ति को भी नहीं मिलेंगी जिसकी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हुई है। समझ गए? अब प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें दिया गया, ठीक है ना। लेकिन हमने ये विदेशी नागरिक के संदर्भ में बताया 22(3) विदेशी नागरिक के संदर्भ में। बाकी भारतीय नागरिक है उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें आएगा, इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और दूसरी बात यहाँ फॉल सब कुछ कर जाता है। 22(4) बस इतना बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। जिस व्यक्ति को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उसकी 3 महीने की गिरफ्तारी तो हो जाएगी प्रिवेंटिव डिटेंशन में, लेकिन उस कानून में जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसका निरोध हुआ है, उस कानून में जितनी भी सजा का प्रावधान है, क्योंकि हर कानून में अपनी सजा होती है ना कि ये चीज़ में इतनी सजा मिलेगी, हर कानून में लिखा हुआ है, तो उस कानून में उल्लिखित उस सजा से ज़्यादा उसको सजा नहीं दी जाएगी। इतना समझेंगे। 22(5) में क्या है कि जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसको उसकी जो कानूनी सहायता होगी उसको दी जाएगी। लेकिन आगे आर्टिकल 22(6) क्या कहता है? ये कहता है कि लेकिन किसी व्यक्ति को लोक व्यवस्था में खतरे के चलते अगर उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है तो उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल 22(7) में
ये सभी शेड्यूल 7 जो यूनियन लिस्ट में 3 विषय दिखाता है, कंकरेंट लिस्ट में 3 विषय दिखाता है जिनके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून बन सकते हैं, उनका उल्लेख है और इसकी प्रोसीजर को लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब भी समस्या 22(3) ही लिखने में समस्या आनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने लिखा नहीं है। 22(3) फिर से बता दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर का नागरिक है, विदेशी नागरिक है, उसको भी मिलता है सब कुछ, आर्टिकल 22(1), 22(2), लेकिन वो किसी शत्रु देश का नागरिक है अगर, तो उसको 22(1) और 22(2) के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं, जो संरक्षण मिलते हैं निरोध से, वो नहीं मिलेंगे। और जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। समझ गए कि नहीं? नोट करो, नोट कर दिए, इनको नोट कर लो। ठीक है ना। अब असपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यूएपी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मीसा, ये रिपील हो चुका है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कोफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, एनएसए, आधार रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, मकोका, ये राज्यवार कानून है दोनों, है ना, क्योंकि स्टेट सेंट्रल अपने बना ले सकता है यूनियन लिस्ट के 3 विषयों पे, और जो राज्य होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के 3 विषयों पर बना सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज और क्या हो गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के तहत बनाया गया दोनों। ठीक है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका, यूपी कोका, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। क्लियर हो गई बात की नहीं? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता तो है, ये अपने यहाँ लोकतंत्र में लिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो जितने परिपक्व मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जैसे यूएस वगैरह, फ्रांस वगैरह हो गए, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई प्रावधान नहीं। ठीक है ना। वहाँ किसी को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाता। वहाँ उनका कहने का मतलब है कि हम इतनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आया गया सुरक्षा को खतरा ना पहुंचा सके। लेकिन भारत एक इमेच्योर डेमोक्रेसी है, इसलिए इस कंसेप्ट को लिया गया। बात सुन रहे सभी को? ध्यान रखना, इंडिया में कंसेप्ट लेने का सिर्फ इतना सा रीजन है क्योंकि हम लोग इमेच्योर या प्री मैच्योर डेमोक्रेसी में हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे कई बार उल्लंघन होते रहते हैं, इस वजह से हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन का कंसेप्ट लिया। क्लियर होगी बात की नहीं? इसको सभी लोग प्रिपेयर कर लेना। ठीक है ना। इसके आर्टिकल 23 पढ़ेंगे।